Hello aspirants, hope you all are studying well. So in this video we are going to discuss how to tackle essay paper in BPSC मेंस. So अभी जो एक महीने में 70th BPSC होने वाला है मेंस या फिर 71th का BPSC, ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा. एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम आवर ट्राई सीरीज वीडियो, जो कि तीन पार्ट्स लाऊंगा मैं इस वीडियो के. तो उसमें ऐसे के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे. बट सबसे पहले यू कैन टेक इट एज अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द एसे पेपर. और इस वीडियो का जो खाका मैंने तैयार किया है कि बैकग्राउंड और पैटर्न क्या होता है उस पर बात करेंगे. कैसे लिखते हैं ऐसे, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए और क्या टिप्स होने चाहिए. एक टेम्पलेट प्रोवाइड करने की कोशिश मैं करूंगा जिससे आप ऐसे को बहुत इजीली लिख सको. एंड देन आई शो माई 69th ऐसे कॉपी एज वेल, जिसमें कि कैसे ऐसे को लिखा गया था वो मैं शो करूंगा. एंड देन कंटेंट बिल्डिंग फॉर ऐसे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सोर्स क्या होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, तो उस पर भी हम बात करेंगे. एंड देन फिलोसफिकल एंड प्रोवर्बियल एसेज, ऑल्दो मैं इसको पार्ट 2 एंड 3 में कवर करूंगा, लेकिन जस्ट थोड़ा सा कुछ बात इस पर कर लेंगे. एंड एक अच्छे ऐसे की क्या क्वालिटीज़ होते हैं, डूज एंड डोंट्स ऑफ एन ऐसे, उस पर बात करेंगे. एंड देन कुछ टॉपर्स कॉपीज़ को हम कैसे यूज कर सकते हैं, मॉक्स कैसे हम कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले आते हैं बैकग्राउंड एंड पैटर्न पे. बैकग्राउंड एंड पैटर्न. सो एज यू ऑल नो, जो कि तैयारी कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, 67th BPSC तक यहाँ पे कोई भी ऐसे का नामो निशान नहीं था. लेकिन 67th के बाद कुछ चेंजेस हुए, पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बनाया गया, और साथ ही 68 से ऐसे पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया. एक ये माना जाने लगा कि ऑप्शनल पेपर इज नॉट लेवल प्लेइंग फॉर एवरीवन. सो हमें एक ऐसा पेपर आना चाहिए जो कि सबके लिए इक्वल भी हो, और आपको फिर वो एक क्रिटिकल स्किल्स को भी चेक करे. तो वहाँ से ऐसे पेपर का जेनेसिस हुआ है. ऑल्दो यूपी पीसीएस में ये पहले से एप्लीकेबल है और यूपीएससी में तो पहले से ही, बीपीएससी में ये काफ़ी लेट आया. एंड देन एक पैटर्न प्रोवाइड किया गया. तो पैटर्न यही प्रोवाइड किया गया कि 300 मार्क्स के का ये ऐसे पेपर होगा. 3 एसेज लिखने होंगे आपको, 4-4 चॉइसेस दी रहेंगी हर एक सेक्शन में. 3 घंटे का समय रहेगा आपके पास. एंड एक वर्ड लिमिट सेट की गई कि 700 से 800 वर्ड्स में आपको लिखना है. एंड साथ ही एक ये भी बनाया गया कि जो थर्ड सेक्शन होगा वो प्रोवर्बियल ऐसे होगा. प्रोवर्बियल होगा मतलब कि उसमें बिहार की कोई कहावत या लोकोक्ति लिखी रहेगी, उसको रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा फॉर इंग्लिश मीडियम, और उसमें आपको देना है, ताकि एक जो हर एक स्टेट पीसेस का एक टेंडेंसी होता है कि अपने स्टेट को फेवर करे, तो यहाँ के कल्चर से जो जुड़े लोग हैं उनको फायदा हो सके. सो दैट वाज ब्रीफ बैकग्राउंड एंड पैटर्न फॉर द एसे. और उसके साथ ही 68 69 पे फिर ये एसे का पेपर हुआ, और काफ़ी इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी और हमेशा एक शोर बना रहता है इस पेपर के अराउंड. सिंस एसे राइटिंग इज नॉट न्यू टू बीपीएससी, तो एस्पिरेंट्स क्लूलेस होते हैं. जो पुराने मेंटर्स हैं मार्केट में, उनको भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है. सो एक अच्छे गाइडेंस की एक ज़रूरत है. सो दैट्स अ ब्रीफ बैकग्राउंड एंड पैटर्न अबाउट एसे. और एक एसे में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर लाखों बातें हो सकती हैं, बट विल कम ऑन दिस पॉइंट दैट हाउ टू राइट एन एसे, स्टेप्स एंड टिप्स. और फिर मैं आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगा एंड आई शो यू कि कैसे इसको मटेरियलाइज करते हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू हाउ टू राइट एन एसे. सी, इसके लिए आप देख सकते हो कि 5 स्टेप्स फॉर्मूला, आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करो. सबसे पहले ऑफ कोर्स यू हैव टू सेलेक्ट अ टॉपिक. ठीक है, सेलेक्ट अ टॉपिक. तो जैसा मैंने बताया कि 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3. हर एक सेक्शन में 4-4 टॉपिक्स दिए होते हैं. तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक सेलेक्ट करना है. कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, दैट मैटर्स अलॉट. क्योंकि पता चला कि आपने रैंडमली कुछ एक्साइटमेंट में टॉपिक उठा लिया, और उसके बाद मिडवे आपको पता चल रहा है कि नहीं नहीं मैं तो इस पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वहाँ पे फिर वो काटना और ये सब करना, नेगेटिव इंप्रेशन जाता है. तो सेलेक्टिंग अ टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला है और बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपको ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करना चाहिए जिसके बारे में यू आर वेल रेड, जिसके बारे में आपका कंटेंट बिल्डिंग है ऑलरेडी. ठीक है, यहाँ पे मतलब इमोशंस में आके नहीं छूटना है, कंटेंट बिल्डिंग आपके पास हो. और वो कंटेंट बिल्डिंग क्या है क्या नहीं उसको हम आगे देखेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज सेलेक्टिंग अ टॉपिक. एंड देन देर इज दिस वर्ड कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग. आपको उस टॉपिक, जब आपने डिसाइड कर लिया कब इसी पर लिखना है, देन यू हैव टू ब्रेन स्टॉर्म. ब्रेन स्टॉर्म्स मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर आपको सोचना है, कैसे उसके अलग अलग डायमेंशंस में है कि क्या क्या लिख सकते हैं. सपोज मैंने टेक्नोलॉजी बोल दिया, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी बोल दिया तो आप इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर सोचना चालू करो कि अच्छा, टेक्नोलॉजी, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं, ओके, रिसेंट टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स क्या हुए हैं, टेक्नोलॉजी कैसे इम्पैक्ट कर रही है.
आप इस तरह से क्विकली सोचते हो ना, वही आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है किसी भी टॉपिक पे। कुछ भी, इवन एक फिलोसफिकल टॉपिक भी दे दिया, उस पर भी आपको करना है। सपोज एज नॉर्मल एज ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, तो आप इस पर ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करोगे ना। आप सोचोगे अच्छा ऑनेस्टी को डिफाइन करना है, व्हाई ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, या कई बार ऑनेस्टी इज नॉट ऑलवेज बेस्ट। ठीक है, क्या हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं? तो आपको ब्रेनस्टॉर्म करना है, और उसमें कैसे आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं उस पर भी बातें की जाएंगी। एंड देन कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग द एसे। फिर आपको ऑर्गेनाइज करना उस एसे को, जो बिखरा बिखरा होगा, आप रैंडम सोचते जाओगे, लिखते जाओगे, और आप उसको फिर ऑर्गेनाइज करो एक सीरीज में, क्योंकि आई विल स्टार्ट विद इंट्रो, उसके बाद मैं ये दूंगा, उसके बाद इसके इस साइड को लिखूंगा, एंड देन आई विल कंक्लूड। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द थर्ड स्टेप। और चौथा है एक्चुअल राइटिंग। ठीक है, तो एक्चुअल, अब एक 3 ऐसे है, एक एक घंटे का नॉर्मल डिवीजन आप कर सकते हो। आपको 1 घंटे में ही आपको ये राइटिंग और चौथा स्टेप जो है रिव्यूइंग, ये सारा कुछ आपको एक साथ कर लेना है। और यहाँ पर 1 घंटे में आप इसको देख सकते हो कि ओके मैं 2 मिनट सेलेक्ट करने में लूंगा, ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए 10 से 15 मिनट लूंगा, ब्रेनस्टॉर्म एंड ऑर्गेनाइज के लिए, एंड देन 40 से 45 मिनट में आई विल कंप्लीट दिस। ये टाइम डिवीजन आपका है, जो कि मॉक लिखते लिखते आप उस पर अच्छे से क्लैरिटी पा पाएंगे। तो ये एक है हाउ टू राइट एन एसे। ठीक है, तो बट द थिंग इज कि हाउ टू एक्चुअली राइट इट, क्या कोई एक ऐसा टेम्पलेट है, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसको आप लिख दो और उसके बाद हो जाए? ठीक है, बिफोर दैट आई विल शो यू माई टॉपर कॉपी, माई कॉपी, या फिर अदर टॉपर्स की आप कॉपीज देख सकते हो, और उसमें आप पाओगे कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो आई एम शोइंग यू 69th का माई एसे कॉपी। सी, जैसे कि मैंने यहाँ पैटर्न का बताया था कि हाउ टू राइट एन एसे ऑन एनी वन फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 700 to 800 वर्ड्स। ओके, एंड देन देर आर 4 टॉपिक्स। आपको एक टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपको देखना है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, improving the agriculture system can support the rural economy of the nation, black money economy is the main cause of crime and corruption, modern communication revolutionize the human awareness of means of communication and technology। आपको देखना है, और ये चीज एक्चुअल एग्जाम में नहीं आप अंडरलाइन करने लगना, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वो टॉपिक जहाँ पे कंफर्टेबल हो। सो डेफिनेटली एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, सो आई वाज इट वाज अ नेचुरल चॉइस फॉर मी, और मैंने वही टॉपिक चूज किया। तो जैसे मैंने बताया, पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने बोला ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इफ यू गो टू टॉपर कॉपी के लास्ट में, कोई भी टॉपर कॉपी में, यू विल फाइंड दिस थिंग, कि कैसे ब्रेनस्टॉर्म लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस एग्रीकल्चर वाला ऐसे ही, यहाँ पे टॉपिक मैंने लिखा, और वहाँ पे रूरल इकोनॉमी को मैंने ब्रेक करने की कोशिश की कि अच्छा रूरल इकोनॉमी मतलब एग्री एंड लाइट सेक्टर, गांधी जी का बहुत सारा रूरल पर है, एमएसएमई हो गया, सर्वे बजट, ये बिहार में क्या क्या बोला गया है, ये किया। और बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया है, बिकॉज आई वॉज वेरी मच अडेप्टिव किया था। ठीक है, लिख लेंगे, माइंड में वो चीज हो जाता था। बट फॉर इनिशियली, फॉर एग्जाम्पल इस ऐसे में आप देख लो, वुमन को लेके ऐसे था, इसमें मैंने पूरा ब्रेनस्टॉर्म किया, और भी ज़्यादा लोग करते हैं। एंड देन कम्स द ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट। इतना करने के बाद मेरे पास कंटेंट आ गया। अगर ये चीज़ मैं 10 मिनट कर लूँ तो अच्छा आइडिया हो जाएगा ना कि कैसे इसको अप्रोच करना है। एंड देन आई ऑर्गेनाइज्ड इट इन अ वे कि ठीक है, पहले मैं एक इंट्रोडक्शन करूंगा इस चीज़ के साथ, फिर रोल ऑफ एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी पे लिखूंगा, फिर इश्यूज क्या है रूरल इकोनॉमी के, उससे लिखूंगा, हाउ एग्रीकल्चर कैन बी इम्प्रूव्ड उस पर लिखूंगा, एंड देन बहुत सारे इनिशिएटिव्स को मेंशन करूंगा, एंड देन कंक्लूड करूंगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के साथ। ऐसा करके मैंने इस एक फ्रेमवर्क तैयार किया। सो यू विल सी दिस की, जो मैं यहाँ बोल रहा था, या सिलेक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने देखा, एंड देन ऑर्गेनाइजिंग, आपने ऑर्गेनाइजिंग को देख लिया, एंड देन उसके बाद आता है आपका राइटिंग, एक्चुअल राइटिंग पे है। सो यू विल सी कि जो राइटिंग हुआ किस तरह, पैराग्राफ वाइज। यूजुअली मेरी कोशिश रहती थी कि एक पेज में 2 से 2.5 पैरा आए, 2 पैरा आए, लेकिन छोटे बड़े पैराग्राफ होते हैं, और उसको मैंने जो है इसको ऐसे डिलीवर किया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्टेप्स इन राइटिंग ऐसे। अब यहाँ से आपका चैलेंज होता है कि कैसे उसको करें। ठीक है, कैसे इसको एक्चुअली मटेरियलाइज करें, हाउ टू राइट एन ऐसे। ठीक है, सो we'll come on this template for an essay, and this is going to be very important. Template of an essay, right? So here the thing is कि सबसे पहले बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एग्जाम देने वाले हो 70th का एंड यू हैव नो आइडिया, आप इस टेम्पलेट को फॉलो करो। स्टार्ट विथ एन केस स्टडी, स्टार्ट विथ अ केस स्टडी। आप कोई भी एग्रीकल्चर पे है, एग्रीकल्चर का एक कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सुखेत मॉडल जो कि प्रीलिम्स में मैंने पढ़ा था पिछली बार 68th में,
उसका मेंशन पीएम मोदी ने मन की बात में किया था, तो उसको लिया कि रिसेंटली अवर प्राइम मिनिस्टर हैज मेंशन दिस एंड हाउ इट शोज कि कैसे जो एग्रीकल्चर है वो रूरल इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। तो जो जो आपका टॉपिक है उसको जस्टिफाई करने वाला, एंड यहाँ पर अगर आप चूक गए तो यहीं से एग्जामिनर का इंप्रेशन बुरा होगा। सो इन मोस्ट जस्टिफाइबल मैनर आपको एक ऐसा केस स्टडी चूज करना है कि बस उसको पढ़ ले तो लग जाए एग्जामिनर को कि हाँ इसने समझ लिया टॉपिक को। ठीक है, तो राइट विथ अ केस स्टडी। उसके बाद क्विकली राइट कि in this essay we are going to explore the dimensions of the given topic, explore the dimensions of गिवन टॉपिक। आप इसको करके इसको 2 से 3 पैरा में इसको स्टार्ट कर लो, 2 से 3 पैरा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड देन कम ऑन द एक्चुअल डिमांड। ठीक है, जो एक्चुअल डिमांड है उस पर आपको आना, मतलब एक बैकग्राउंड अगर आप कस दोगे तो ऐसे की सबसे मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हो। अगर आप पहले सॉल्यूशन दे रहे हो और बाद में इशू लिख रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जिस तरह सपोज यू आर इन गवर्नमेंट और आपको कुछ काम करना है तो आप पूरे इशू को आपने समझा है, उसके बाद क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस, आप उसको वैसे ऑर्गेनाइज करेंगे ना। तो उसी तरह आपको डिमांड को जो है इन इन बेस्ट मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे उसको आपको लिखना है। ठीक है, हो सकता है अगर एग्रीकल्चर टॉपिक है तो आप हो सकता है कि एक पैरा डिफाइन करने पे लगा दो कि किसको हम एग्रीकल्चर कहेंगे, क्या स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल इट्स सम कोट ऑन ऑनेस्टी, तो आप ऑनेस्टी को डिफाइन करने में लगा दो। पहले आप केस स्टडी दोगे और बोलोगे इन दिस एसे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, एंड थोड़ा आर्गुमेंटेटिव बनने की कोशिश करो, थोड़ा लिखने की कोशिश करो कि व्हाई नॉट ऑनेस्टी इज ऑलवेज बेस्ट। ठीक है, एक दूसरा साइड भी दिखाना जरूरी होता है। तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन कर दिया, लेट मी राइट दिस एज डेफिनेशन ओनली, यू कैन राइट इट एज डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, और वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। एंड देन उसके बाद आप आ जाओ स्पेकली अप्रोच पे, स्पेकली अप्रोच। ठीक है, तो व्हाट इज स्पेकली, इस पे मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं। लेट मी जस्ट क्ली एक्सप्लेन दिस टू यू। सो एज फॉर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, लीगल, इंटरनेशनल, ह्यूमनिस्टिक, कोई भी टॉपिक है, आप कोई भी टॉपिक इसको समझो कि एक प्रिज्म है एंड द प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेकली। आपने ऐसे टॉपिक को यहां से छोड़ा तो जो 7 भागों में जो बटेगा दैट इज स्पेकली। ठीक है, और दैट विल लाइक टोटली ओपन यू ओपन द टॉपिक फॉर द एग्जामिनर फॉर यू। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ही देख लो, तो एग्रीकल्चर का सोशल सोशल रिलेशन क्या है, कैसे हाउ इट इज प्रोवाइडिंग द लाइवलीहुड एंड उन लोगों की जो जीविका है, उनका जीवन यापन है, उस पर निर्भर है। पॉलिटिकल उसके एस्पेक्ट क्या है, फार्म प्रोटेस्ट हुए एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक रेमिफिकेशन क्या जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, कैसे बढ़ा सकता है, कैसा रूरल इकोनॉमी को इम्पीटस देगा। कल्चरल, कैसे एग्रीकल्चर में ऑल्दो द टॉपिक इज नॉट टॉपिक देयर इज वेरी लिमिटेड वन कि एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी का रिलेशन। ठीक है, और टॉपिक के अनुसार ही आपको उस चीज को बांटना है, लेकिन आई एम गिविंग अ सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन कि एग्रीकल्चर केवल है तो उसका कल्चरल डायमेंशन क्या है, लीगल डायमेंशन क्या है, क्या लीगल प्रोविजन है, क्या लॉज है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। इंटरनेशनल क्या है, डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर को लेकर क्या इशू चल रहा है। ह्यूमनिस्टिक क्या है, एक किसान है जिसको हम अन्नदाता बोलते हैं, तो हाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनेस्टी पे केवल अगर ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी इतना सिंपल आता है तो ऑनेस्टी सोशल सोसाइटी में कितना जरूरी है, पॉलिटिक्स में ऑनेस्टी की क्या रोल है, इसके वजह से आपका क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। इकोनॉमी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट आप दो कि कैसे अगर ऑनेस्ट होकर एम्प्लॉय काम करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कल्चरल, कुछ कुछ कल्चर में ऑनेस्टी को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। लीगल, क्या एक लॉ के से हम इन्फोर्स कर सकते हैं इसको। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑनेस्टी है या डिसऑनेस्टी, जैसा रियलिज्म को बोला जाता है कि दैट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो क्या वहां पे ऑनेस्टी की कोई जरूरत नहीं है। और ह्यूमनिस्टिक, एज ए ह्यूमन है, जब हम ऑनेस्ट खुद नहीं रहते हैं तो हमें खुद बुरा लगता है। तो इस तरह आप इस स्पेकली अप्रोच से उस टॉपिक को बिल्कुल ब्रेक कर दो एंड दैट विल हेल्प। ठीक है, उसके बाद आपको एक बिहार का पर्सपेक्टिव देना है। ठीक है, ऑल्दो आप बीच बीच में भी दे सकते हैं, लेकिन सिंस इट्स ऐसे फॉर बिहार बीपीएससी, तो बिहार का पर्सपेक्टिव देना एक बहुत जरूरी है इसमें कि बिहार में जैसे एग्रीकल्चर है तो बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे में क्या रहा, ऑनेस्टी की बात कर दें तो बिहार के लोगों में क्या ऐसा कल्चरल है, राजेंद्र प्रसाद जी से लेके और करंट एग्जांपल्स तक आप उसको वो दो, एंड देन गिव अ काउंटर पर्सपेक्टिव।
इसको आप मत भूलिएगा कभी। कोई भी चीज़ है, कोई भी एक होता है थीसिस, एक होती है एंटीथीसिस, और उसी को मिला के बनता है सिंथेसिस। तो कोई भी आर्गुमेंट आपका तभी पूरा होगा जब आप उसको दूसरा साइड देंगे। तो एक काउंटर पर्सपेक्टिव तो इस टाइप का आप यूज करो कि इज दिस ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी, हैव इट ऑलवेज पेड टू द ऑनेस्ट पर्सन, is agriculture solely is the engine of economy, what about the service sector which has made India grow the fastest। तो आप इस तरह से एक काउंटर पर्सपेक्टिव जरूर दो, एंड देन उसके बाद स्लो डाउन करते जाओ, एंड देन कम टू कंक्लूजन, वहां पे कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। ठीक है, वे फॉरवर्ड पर आ जाओ, एंड देन उसके बाद आप इस चीज को कंक्लूड करो। आप कॉन्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हो, कोई कोर्ट के थ्रू एंड कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द वेरी सिंपल टेम्पलेट ऑफ एन एसे। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। सो दिस वाज दिस पार्ट 69th एसे की कॉपी मैंने आपको दिखाई थी। लेट मी शो यू वंस अगेन। मैंने सुखेत मॉडल से स्टार्ट किया था इस पे, ठीक है। एंड देन प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन किया इंपॉर्टेंट चीजों को। बाय इंप्रूविंग द एग्रीकल्चर सिस्टम इट गिव द इम्पीटस रूरल इकोनॉमी। द अबव केस स्टडी शोज दैट हाउ इनोवेशन एग्रीकल्चर इज द की टू रूरल इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद सो यहाँ पे हम आगे एंड कोट्स बीच में डाल रहे हैं। सो इफ इंडिया लिव्स इन विलेजेस द रूरल डेवलपमेंट मस्ट बी कोर कंसर्न ऑफ आवर पॉलिसी मेकर्स। तो आप इस तरह के वर्ड्स देखिए, पैराग्राफ को कनेक्ट करते हो, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में आपका डिस्कनेक्ट हो। इस तरह से आप करोगे, एंड देन उसके बाद अंडरलाइन करते जाओ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों को एस्पेक्ट पर उसकी चर्चा करो, डेटा को फिल करो। ठीक है, यहाँ पे सर्वेस को मेंशन करो, एंड देन यहाँ पे आर्गुमेंटेटिव कैसे बनाया जाता है उसको आप देखिए कि इन दिस केस हाउ द 86th ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट विच आर कॉल्ड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड हाउ possess less than 1 hectare of land can support the rural economy। एक पूरा पैराग्राफ ही एक क्वेश्चन में बना दिया। तो जब इस तरह से आर्गुमेंटेटिव हो तो एग्जामिनर को लगता है कि उसके पास ऐसे के स्किल है। ठीक है, वही चीज आप करते जाते हो। बिहार की भी मैंने बीच में चर्चा की है, एंड देन यू कम टू द कंक्लूजन पार्ट, जहाँ पे आप एक इनोवेशन का आप एक स्कोप रख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने एग्रीकल्चर का एक एक्रोनिम बना दिया था कि एसेसिबल, ग्रीन, रिसाइकलेबल, जो भी AGRI जो है उसको तोड़ने की कोशिश की थी। तो एक क्रिएटिविटी का भी स्कोप कहीं ना कहीं होता है। सो इन दिस वे आप जो है इस ऐसे पेपर को इसका ऐसे पेपर को आप स्टेप्स एंड टिप्स को कंप्लीट हमने किया। एंड देन लेट्स कम ऑन द कंटेंट बिल्डिंग फॉर ऐसे। ठीक है, सो कंटेंट बिल्डिंग फॉर एसे। सो बहुत लोग पूछते हैं कि कहाँ से पढ़े एसे को, कैसे क्या करें। सो सिंपल थिंग इज कि आपका जो जीएस का सिलेबस है वो आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको डेटा मिल जाती है, थ्योरीज मिल जाती है, एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है यहीं से। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको खुद से इकट्ठा करनी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोड्स। ठीक है, आप एक कोड्स के लिए अलग बुक इकट्ठा कर सकते हो, और एक साथ चैट जीपीटी से पूछ के कि गिव मी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन दिस एंड दिस टॉपिक, आप वो कर सकते हो। एंड देन इसी में आप रेफरेंसेस कुछ होते हैं जो कि आपके एसे के आर्गुमेंट को मजबूत करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बुक की रेफरेंस दे सकते हो, आप इनफैक्ट मूवीज की भी रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, एंड देन करंट एग्जांपल्स, करंट के रेफरेंसेस दो, तो करंट अफेयर्स आप वैसे ही पढ़ रहे हो, वो हो गया। एंड देन कम्स केस स्टडीज। जो इंट्रो की हमने बात की, तो इंट्रो में आप जो भी बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स होते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई गिव यू दोज लिस्टिंग कि आप इन इन टॉपिक्स के अलोंग ये कंटेंट बिल्डिंग करने की कोशिश करो, तो उसको हो जाएगा। तो ये आपका हो गया जीएस सिलेबस हो गया आपका, ये कंटेंट बिल्डिंग का सोर्स, कोर्स हो गया आपका सोर्स, रेफरेंसेस हो गए, एंड देन केस स्टडीज हो गए। आप इतना करते जाओ धीरे धीरे, एंड ओवर द टाइम आपके पास एक अच्छा कंटेंट हो जाएगा। फिलोसफिकल एंड प्रोवर्बियल ऐसे। सो जो हमने तीन सेक्शन का बात किया, तो उसमें तीसरा तो फिक्स है कि प्रोवर्बियल होगा। ठीक है, एक बिहार से रिलेटेड प्रोवर्ब होगा, और इस पे हम अगले वीडियोस में बात करेंगे। जो दो हुआ, ये हो सकता है कि इसमें एक फिलोसफिकल हो एंड दूसरा जनरल हो, या हो सकता है दोनों फिलोसफिकल हो या फिर दोनों जनरल हो। मैं जनरल जब बोलता हूँ तो वो जनरल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक्स की बात है। तो ये आपका जो है इन दोनों के लिए एक अलग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, हमने एक जनरल का बात कर लिया है, उस पर हम देखेंगे। देन विच इज अ गुड एसे। अ गुड एसे इज वन जहाँ पे फ्लो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि ब्रेक हो रहा है आप जो लिख रहे हैं। ठीक है, कंसाइज हो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एक पैरा पैरा एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड हो, ऑर्डर्ड हो मतलब ऑर्गेनाइज्ड हो बहुत अच्छे से। ठीक है, और डिमांड को पूरा करे, सबसे बड़ी बात। कोई भी मैं टॉपिक देता हूं, आप उसको समझें कि नहीं, दैट इज द बिगेस्ट है। पहली बात उसको समझना, और दूसरी बात उसको लिखना, यही दो चीज आपको करना है। ठीक है, एंड देन लेट्स कम ऑन डूज एंड डोंट्स। डूज यही आप समझ लो कि आपको करना है। डोंट्स पर आते हैं। सो डोंट्स का सबसे पहला कंसर्न जो मैं अभी रेज करना चाहता हूँ, वो ये है कि मीडियम को लेके बहुत लोग कंफ्यूज है।
ठीक है, कि शुड वी चेंज टू हिंदी क्योंकि हिंदी में मार्क्स ज़्यादा मिल रहे हैं। डोंट चेंज टू हिंदी जस्ट बिकॉज कि 69th में ज़्यादा मार्क्स मिले, 68 में ऐसा नहीं हुआ था। और अनलेस यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विथ हिंदी और एट पार विथ इंग्लिश, मतलब हिंदी या इंग्लिश हम कुछ भी ले सकते हैं, दोनों मेरे लिए बराबर है, देन इन दिस केस ओनली आई विल रिकमेंड कि यू कैन स्विच टू हिंदी। वरना अगर आप इंग्लिश में लिखते जा रहे हो, आपकी वोकैबुलरी आप देख रहे हैं किस तरह से जीएस वाला कंटेंट यूज हो रहा है, तो आपकी वोकैबुलरी उस अनुसार है, तभी आप हिंदी को करो। नहीं तो अगर आपका मीडियम इंग्लिश है उसी करो। एंड आई थिंक दैट ये जो गैप जो पिछली बार आ गया था हिंदी इंग्लिश का, हर बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर ऑन दिस, बट आई विल ओनली रिकमेंड दिस कि अगर आपका जो मीडियम है जिसमें आप इजिली कंफर्टेबल हो उसी को चूज करो, ठीक है। एंड देन बहुत लोग जैसे कि एसे में बहुत लेमेन एग्जांपल देते हैं, जो केस स्टडी होता है। केस स्टडी में अगर मैंने बोल दिया कि द बेस्ट टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, तो आप रूफ और सन वही वाला एग्जांपल दे रहे हैं। आप बिल्कुल एक 10th क्लास वाला इससे और एक बीपीएससी और यूपीएससी वाले इससे में यही अंतर है कि आपको एक हैवी एग्जांपल है ना, आप आईआर से एग्जांपल लो, ठीक है, आप पॉलिटिक्स से एग्जांपल लो, फिलोसफी से एग्जांपल लो, मिथोलॉजी से लो। मैंने बहुत बार रामायण और महाभारत को कोट किया। तो ये आपका केस स्टडी को सिंपलिस्टिक नहीं बनाना। फ्लो बहुत बार खराब होता है कि एक पैरा आपने लिखा, ठीक है, और अगला पैरा लिखा जिसका कोई रिलेशन नहीं है, तो आप वहां पर देयरफॉर, सो, हेंस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू, इस टाइप के कनेक्टिंग कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज करने की कोशिश करो जिससे लगे कि एक फ्लो बना हुआ है, ठीक है। एंड देन आपका जो कंक्लूजन होना चाहिए और इंट्रो होना चाहिए, अगर आप दोनों को मिला दो कि आपने जहां से स्टार्ट किया था, तो वो बेस्ट केस होगा। लेकिन बहुत लोग लूज कर देते हैं आते आते, सो उस चीज को करो। एंड अनदर थिंग कि पेज भरने की कोशिश मत करना। मैंने देखा है बहुत सारे टॉपर्स की कॉपीज की 6-7 पन्ने भी लिख रहे हैं, अगर उन्होंने ठीक ठाक लिखा है तो उनको मिल जाता। सो बहुत ज़्यादा पेजेस आते हैं बीपीएससी में, 10 से 12 पेजेस आते हैं एक एसे में, और ये आपको 3 एसेज लिखने हैं, तो ये ह्यूमनली कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है। मैंने हर बार पेज भरने की कोशिश की बिकॉज आई हैड अ गुड स्पीड, बट आई विल रिकमेंड कि अगर 8 से 9 पन्ने में भी आपका कंटेंट हो जा रहा है ठीक ठाक, आप उसको कर लो, ठीक है। सो कमिंग ऑन द लास्ट पार्ट, टॉपर कॉपीज एंड मॉक्स। सो टॉपर कॉपीज को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखो, आई थिंक इट्स वेरी ब्लिसफुल फॉर द बीपीएससी एस्पिरेंट की टॉप इवेल्यूटेड टॉपर कॉपीज अब मार्केट में है। सो ऑल यू हैव टू डू इज कि टॉपर कॉपीज लो, एक रूटीन बना लो कि हाँ हम वीकली इनको देखेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस उनमें क्या है उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड मॉक्स आपको वीकली देना है, मतलब आप चाहोगे कि हाँ एक दिन में 10 दिन में हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आप 71 बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो तो अभी से आपको डेली वीकली मॉक देना चाहिए। एंड इसी पर मैं कहूँगा कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं एक इनिशिएटिव चालू करने वाला हूँ कि वीकली जो है, वीकली आई विल कंडक्ट, आई विल गिव अ एसे पेपर, फुल फ्लेज आप दूंगा, 3 घंटे का होगा, 3 टॉपिक्स होंगे, 3 सेक्शंस होंगे, और आप उसको लिखो। इवोल्यूशन के लिए आप सेल्फ इवोल्यूशन या पीयर इवोल्यूशन करा सकते हो, बट दैट इज सेकेंडरी थिंग। पहले कि आप लिखने की कोशिश करो, आप मिलाने की कोशिश करो। सो टुमारो इज संडे एंड आई गिव यू गिव अ पेपर, ऐसे पेपर वहाँ पे आप सब लिखना, आप उसको दैट विल इम्प्रूव यू। सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो ऑफ द एसे। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, हम पार्ट 2 एंड 3 पे भी आएंगे। एंड जो आपको कंफ्यूजन होगा एसे पे उस पर भी चर्चा करेंगे, बट द सेकंड पार्ट विल बी ऑन फिलोसफिकल एसेस बेसिकली, एंड देन थर्ड विल बी ऑन द प्रोवर्बियल बिहार वाला एसे। सो अगर आपको लगता है कि वो पार्ट अभी नहीं डील हुआ है तो दैट इज कमिंग, ओके। आई होप यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।